हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 101 की। जैसा हमने पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, अक्रिय युग्म प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा था, और आज वाले इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं वो है ऑक्सी अम्ल। तो यहाँ पी ब्लॉक के जितने ऑक्सी अम्ल हैं उनकी हम बात करेंगे, उनका नेमिंग कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जैसा हमने बोला कि यहाँ हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑक्सी एसिड, या फिर हम इसको हिंदी में बोलेंगे ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी एसिड और ऑक्सी अम्ल का मीनिंग क्या होता है पहले ये देखते हैं कि ए जो है एटलीस्ट 1 OH बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए, मतलब अधातु होना चाहिए। अधातु, ए अधातु होना चाहिए, और इसकी पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होनी चाहिए? इसकी पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए। और ए जो है कम से कम एक OH समूह से बंधित होना चाहिए। ये कम से कम एक OH समूह से बंधित होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। ए ये जो है वो ये मैंने बोला। अब बात ये आती है कि कम से कम एक OH समूह से बंधित होना चाहिए, ए अधातु होना चाहिए, और धनात्मक इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होना चाहिए, उसको हम ऑक्सी एसिड बोलेंगे। अब यहां कुछ चीजें ऐसी भी है, सम या फिर मैं बोल दूं कुछ धातु भी ऑक्सी एसिड बनाती है। कुछ धातु भी क्या बनाती है? ऑक्सी एसिड बनाती है। वो कौन कौन सी है? एक तो है H2CrO4, स्ट्रक्चर भी देख लें, डबल बॉन्ड O OH +6 का है। इसको हम बोलते हैं क्रोमिक एसिड। क्या बोलते हैं? क्रोमिक एसिड। एक है HMnO4, ये Mn डबल बॉन्ड O, और ये OH, ये डाई बेसिक है, द्विक्षारीय अम्ल है। ये मोनोक्षारीय है, एकल क्षारीय है। इसका नाम है पर मैग्निक अम्ल। ये दो धातु भी हैं जो ऑक्सी एसिड बनाती है। बेसिकली ये क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। अब हम यहां पी ब्लॉक के ऑक्सी एसिड की बात करेंगे, और नॉन मेटल जो है वो पी ब्लॉक में ही है। तो उनका नामकरण कैसे करना है उसके बारे में भी हम यहां बात करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। तो यहां बात करेंगे, आगे हम बात करें तो आगे आप ये देखें कि ऑक्सी अम्ल का नामकरण, इनका नामकरण कैसे करते हैं? तो पूर्व लगन होता है, तो इनमें पूर्व लगन कौन सी यूज में लेते हैं? पूर्व लगन दो तरीके से यूज में लेते हैं। एक तो पूर्व लगन तो अलग अलग टाइप के यूज में लेते हैं। एक होता है अनुलग्न। अनुलग्न जो है वो या तो होगा अस या होगा इक। ऐसे देखें, अनुलग्न या तो होगा अस या होगा इक। पूर्व लगन आप हाइपो यूज में ले सकते हो, ऑर्थो यूज में ले सकते हो, पायरो यूज में ले सकते हो, मेटा यूज में ले सकते हो। हाइपो, ऑर्थो, पायरो, मेटा, ये आपके पास पूर्व लगन है। पूर्व लगन इनमें से हम यूज में लेंगे। तो पहले एस और इक की बात कर लेता हूं। देखो अपने पास है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली में कार्बन और सिलिकॉन, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इसमें ऑक्सीजन नहीं बनाता, इसमें बनाता है सल्फर, या ऑक्सीजन फैमिली सल्फर या सेलेनियम, और फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये तो है 13 ग्रुप, ये है 14 ग्रुप, ये है 15 ग्रुप,
ये है 16 ग्रुप और ये है 17 ग्रुप, ये ऑक्सी एसिड बनाते हैं। तो 13 ग्रुप वाला जो है ना वो +3 में बनाता है और क्या लगता है, इक लगता है। 13 ग्रुप का ऑक्सी एसिड वो +3 में बनता है और उसमें सफिक्स हमेशा क्या लगता है, इक लगता है, अनुलग्न को सफिक्स बोल सकते हैं। इसमें +4 में बनाता है और यहां भी क्या लगता है, इक लगता है। नाइट्रोजन फैमिली में जो है वो 2 बनते हैं, +3 में भी बनता है और +5 में भी बनता है। +5 में बनेगा तो इक लगाऊंगा, +3 में, या फिर मैं ऐसे बोल दूं अप टू +3 अस, अप टू +3 तो अस लगेगा और अबाउ +3, अबाउ +3 इक लगेगा। +3 तक है तो अस लगेगा, +3 से ऊपर है तो इक लगेगा। इसमें बात करें 16 ग्रुप में तो अप टू +4 अस लगेगा, +4 तक अस लगेगा, अस, और अबाउ +4 से ऊपर है तो फिर इक लगेगा। ऐसे में इसकी बात करूं तो इसमें वही लगता है जो नाइट्रोजन फैमिली वाला कंसेप्ट चलता है, अप टू +3 अस लगेगा, अबाउ +3 इक लगेगा। तो ये सफिक्स मैंने बताया, बोरोन और कार्बन फैमिली में हमेशा सफिक्स इक लगता है, नाइट्रोजन फैमिली में +3 तक अस लगेगा, +3 से ऊपर का है तो इक लगेगा। ऑक्सीजन फैमिली में 16 ग्रुप में +4 तक अस लगेगा, +4 से ऊपर का है तो इक लगेगा। 17 ग्रुप में +3 तक अस लगेगा और +3 से ऊपर का है तो इक लगेगा। ये मैंने बात कर ली किसकी, अनुलग्न की। अब ये पूर्व लगन बात करते हैं, हाइपो कब लगता है, ऑर्थो कब लगता है, पायरो कब लगता है, मेटा कब लगता है, ये हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इधर करें बात। अब हम बात करेंगे पूर्व लगन की कि पूर्व लगन कब लगता है। तो यहां पूर्व लगन ऑर्थो, ऑर्थो कब लगेगा, कम से कम मतलब पेत्रक एसिड हो, पेत्रक अम्ल हो, कम से कम 3 हाइड्रोजन हो, पेत्रक अम्ल हो, कम से कम 3 हाइड्रोजन हो। तो देखो और तो सब में लगेगा, H3BO3 है, इसको हम बोलेंगे ऑर्थो बोरिक एसिड, 3 हाइड्रोजन है और पेत्रिक एसिड है। H4SiO4 है, सिलिकॉन का पेत्रिक एसिड है, पेरेंट एसिड है, 3 से ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहां हम बोलेंगे ऑर्थो सिलिलिक एसिड। फिर मैं बात करूं H3PO2 ना जी, क्योंकि ये क्या नहीं है, पेत्रक एसिड नहीं है। H3PO3 H3PO4 ये दोनों ही पेत्रक एसिड है, +3 का और ये +5 का, ये पेत्रक एसिड नहीं है, इस पे नहीं लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो, अब +3 का तो एस लगेगा, फोस्फोरस एसिड, ऑर्थो फोस्फोरस एसिड लग जाएगा, और यहां लग जाएगा ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड। तो ये वो है जहां ऑर्थो लगता है, पेत्रक एसिड H3PO2 पे नहीं लगेगा, बाकी देखो 3 3 3। अब देखो H2SO4 पे लगेगा क्या, नहीं लगेगा। HNO3 पे लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ठीक है, HiO3 पे लगेगा क्या, नहीं लगेगा। H2CO3 पे लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि यहां 3 हाइड्रोजन ही नहीं है, 3 हाइड्रोजन ही नहीं है। आगे बात समझ में। तो ये ऑर्थो की बात हुई, ऑर्थो में पेत्रक अम्ल हो, कम से कम 3 हाइड्रोजन हो, इसमें नहीं लगेगा। H3PO2 में ये पेत्रक अम्ल नहीं है, +1 का है, +1 नाइट्रोजन फैमिली की नॉर्मल ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है, नॉर्मल ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। फिर मैंने बोला ऑर्थो अगर है
ठीक है। ऑर्थो में से ऑर्थोइक है, ऑर्थोइक एसिड है, ऑर्थो होना चाहिए इक होना चाहिए, जैसे ऑर्थोइक ये है, ये है, ये है, इसमें से H2 बाहर करोगे अंतः अणुक, मतलब उसी में से निकालना है, तब आपके पास बन जाएगा मेटाइक। ऑर्थोइक में से H2 बाहर निकालोगे अंतः अणुक, तो उसका बन जाएगा मेटाइक, तो उसका मेटाइक एसिड बन जाएगा। ध्यान रखना, ऑर्थोइक का ही मेटाइक बन सकता है, ऑर्थोइक जिसका है उसका ही मेटाइक एसिड बन सकता है, ठीक है। तो यहां मैंने लिया ये, जैसे H3BO3 लिया, इसमें से H2 बाहर निकाला तो HBO2 बना ना, तो ये मेटाइक एसिड हो गया, मतलब मेटाबोरिक एसिड। ऐसे ही H3PO4, इसमें से H2 बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा HPO3N, ये भी N, यहां N लिया, तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूं H4SiO4 और ये H2O, तो ये H2SiO3N, ये मेटासिलिलिक एसिड हो गया। तो जिसका ऑर्थो है उसी का मेटा बनेगा, पर ऑर्थोइक इसका मेटा नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑर्थो एस है। तो मेटा कब लगाते हैं ये बता दिया। उसके बाद पायरो, पायरो कब बनता है, ऑर्थोइक एसिड या फिर ऑर्थो एस एसिड, इनमें से H2 बाहर निकाल दो, पर ये अंतर अणुक निकालना है, मतलब 2 मोल इसके लो 2 मोल इसको लो, फिर दोनों को मिला के H2 बाहर निकाला तो बनेगा पायरो से बन जाएगा पायरोइक और एस से बन जाएगा पायरो एस। ये पायरो का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद मैंने बोला हाइपो कब लगेगा, हाइपो कब लगेगा, तो हाइपो कब लगता है, एस की निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट और इक की निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट। एस की निम्नतम है तो हाइपो एस हो जाएगा और यहां हो जाएगा हाइपो इक हो जाएगा। अब इन कंसेप्ट को हम लगाते हैं कि कहां कैसे बनते हैं और हम इनकी बात कंटिन्यू करते हैं। मैं नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट करूंगा, बोरोन और कार्बन का हम ग्रुप के साथ स्टडी करेंगे, तो नाइट्रोजन फैमिली के साथ स्टार्ट करता हूं। चले, अब हम सबसे पहले ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड, तो देखो H2N2O2 HNO2 HNO3, ये +1 में होता है, ये +3 में होता है और ये +5 में होता है। तो मैंने बोला था कि +3 तक नाइट्रोजन में अस लगेंगे, तो ये अस के हैं और ये वाला इक का है, वो अस का है और ये इक का है। तो अस का +1 निम्नतम हो गया क्या, अस का +1 निम्नतम हो गया, और अस का अगर अस का निम्नतम है तो हाइपो लगेगा, तो इसका नाम है हाइपो नाइट्रस एसिड। ये +3 है तो अस लगेगा नाइट्रस एसिड, और ये +5 इक का है और तो लगेगा नहीं, तो यहां नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड है। H2N2O की स्ट्रक्चर ये हो गई, ये ज्यामितीय समझौता दिखा सकता है, टोटोमेरिज्म भी दिखा सकता है, डाई बेसिक है।
नाइट्रस एसिड ये हो गया, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड ये हो गया। ये तीनों की हो गई। तो ये मोनोबेसिक, ये भी मोनोबेसिक, एक OH है, एक OH है, यहां 2 OH है, तो ये डाइबेसिक। ये नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड, केवल इतना ही इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड है। उसके बाद हम बात करते हैं फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड। फोस्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फोस्फोरस के ऑक्सी अम्ल की हम बात करें तो बेसिकली फोस्फोरस के 3 ऑक्सी एमएल सबसे इंपॉर्टेंट है। 3, उन तीनों की बात करके हम स्टार्ट करते हैं। 3 कौन सा है? एक तो ये H3PO2, H3PO3 और H3PO4, ये 3 मेन है। ये +1 का है, ये +3 का है, ये +5 का है। तो ये तो कौन सी सीरीज हो गई? अस। और ये कौन सी सीरीज हो गई? इक। क्योंकि मैंने बोला है कि +3 तक अस लगाना है, उसके बाद इक लगाना है। तो ये अस का लोअर +1 हो गया क्या? तो इसकी स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगी POOH और ये H। तो मोनोबेसिक हो गया, एकल क्षारीय, एक OH आया है। P डबल बॉन्ड OH OHH द्विक्षारीय हो गया, और ये P डबल बॉन्ड OH 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 ये त्रिक्षारीय हो गया। इसका नाम जो है ना, इसका अस का लोअर है, अस का निम्नतम है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसका हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरस, हाइपो लगा दिया उस पे। एक इसका एक अदर नेम और है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, वो नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है फोस्फेनिक अम्ल। इसका नाम है फोस्फोनिक अम्ल। और कंफ्यूज नहीं हो, इनमें आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद रखें इनको। फोस्फोनिक, फोनिक ओ आया है नाम में, ओ फोस्फोनिक, फोस्फेनिक ओ, मतलब जहां ओ आ रहा है उसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 है, याद हो गया। फोस्फोनिक जिसमें ओ नाम में आ रहा है उसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, यह नाम भी पता होना चाहिए। अब क्या होता है, अगर मैं इसके 2 मोल ले लेता हूं, इसके 2 मोल ले लेता हूं 2H3PO3, तो इसका मेटा तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि मेटा तो ऑर्थो इक का बनता है। इसके 2 मोल लिया और H2O बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा? इसका पायरो एस बन जाएगा क्या? तो वो कैसे बनाएंगे भाई? ये क्या है? P डबल बॉन्ड O और ये OH OH H 1 मोल, अंतर अणु किया है मैंने 2 मोल लेके, OH P डबल बॉन्ड O H और ये H, और यहां से H2 बाहर निकाल दिया आपने। तो ये अंतर अणु किसको बोला है? अंतर अणु को बोला है। 2 अणु मिला के तो बना HP डबल बॉन्ड O OH, और ये यहां पे आ गया POOH और ये H, ये वाला बन गया। तो फॉर्मूला यहां पे अपने पास निकल के आया, वो आया H4P2O5, और इसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ये नाम हो जाएगा इसका। क्लियर, समझ में आ गया? और पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है। एस सीरीज का ऑक्सी एसिड
पीएच बॉन्ड रखेगा। एस सीरीज का ऑक्सी एसिड पीएच बॉन्ड रखेगा, ये ध्यान रखना। एस सीरीज का कोई भी ऑक्सी एसिड रखोगे उसमें पीएच बॉन्ड आएगा, पीओपी बॉन्ड भी लिंकेज प्रेजेंट है, इससे तो बनेंगे। अब इसमें देखो ये ऑर्थो है H3PO4, तो इसमें से H2O यदि अंतर अणुक निकालूं तो बन जाएगा मेटाइक, और यदि मैं H2O अंतर अणुक निकालूं, अंतर अणुक निकालूं तब बन जाएगा यहां पे H4P2O7, ये बन जाएगा पायरोइक, जैसा मैंने कंसेप्ट बताया है। तो H3PO4 जो एसिड है उसमें से आप देखेंगे, अब देखो इधर मैं क्या करता हूं, 2H3PO4 अंतर अणुक H2O क्या बनेगा, H4P2O7, नाम क्या हो जाएगा, पायरो फोस्फोरिक एसिड या फिर डाइफोस्फोरिक एसिड, पायरोफोस्फोरिक एसिड या फिर डाइफोस्फोरिक एसिड। फिर इसमें से एक ऑक्सीजन और कम कर दूं तो बनेगा H4P2O6, ये +4 का है, ये +5 का है, ये भी +5 का है, तो क्या +4 इक की निम्नतम हो गई क्या, +4 इक की निम्नतम हो गई क्या, क्योंकि +3 से ऊपर हम इक लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोफोस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफोस्फोरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। और देखो अभी इनकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, तो इसकी तो बाद में बात करूंगा मैं, इसको मैंने छोड़ दिया है, इसकी बाद में बात करेंगे, आगे देखेंगे। P डबल बॉन्ड OH OH OH, ये P डबल बॉन्ड OH OH और ये H2O बाहर, तो क्या बना OH P डबल बॉन्ड O, ये OH O P डबल बॉन्ड O और ये OH और ये OH, ये बन गया H4P2O7। इस ऑक्सीजन को हटा दो तो बन जाएगा OH P डबल बॉन्ड O OH P डबल बॉन्ड OH OH, बन गया H4P2O6। केवल यह ऑक्सी एसिड, केवल ये ऑक्सी एसिड फोस्फोरस बंद रखता है, केवल ये ऑक्सी एसिड है जो फोस्फोरस बंद रखता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, फोस्फिनिक फोस्फोनिक, इससे ऑर्थो बनेगा, इससे ऑर्थो भी बनेगा, पायरो भी बनेगा और मेटा बनेगा। पायरो मैंने बना के बताया H4P2O7, उसके बीच वाली इस ऑक्सीजन को हटा दोगे, इसको हटा दोगे तो इसका ऑक्सीजन हटाने से ऑक्सीकरण कम हो जाएगा, ये चला जाएगा हाइपोफोस्फोरिक एसिड में, ये चला जाएगा। केवल ये ऑक्सी एसिड फोस्फोरस बंद रखता है, इक का है इसलिए इसमें पीएच बॉन्ड नहीं है, इक वाले में पीएच बॉन्ड नहीं होगा। क्लियर, आगे देखिए। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, मेटा वाले की। ठीक है, अब देखो इधर NH3PO4 और ये NH2O, बाहर निकालने H2O, और ये अंतर अणु करना है काम, तो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, बन जाएगा HPO3N। जैसे N की वैल्यू 2 रखा, N की वैल्यू 3 रखा, N की वैल्यू 6 रखा,
N की वैल्यू 2 रखूंगा तो H2P2O6 ये हो जाएगा डाइसाइक्लिक मेटा फोस्फोरिक एसिड। 3 रखूंगा H3P2O6 तो यहां ट्राई साइक्लिक मेटा फोस्फोरिक एसिड। N की 2। अब देखो ट्राई की इसकी स्ट्रक्चर बनानी है ना, तो कितने हैं ऑक्सीजन, कितने हैं P3 ऑक्सीजन, तो फोस्फोरस ऑक्सीजन 6 की रिंग बनेगी। इनकी रिंग बनानी है, जितने ऑक्सीजन है उतने की ही रिंग बनेगी। ऑक्सीजन तो फिक्स हो गए, इसके मतलब 9 हो गए ना। यहां 2 मतलब 4 की रिंग, यहां 6 की रिंग, तो 6 की रिंग बनाऊं ना, और फोस्फोरस ऑक्सीजन फोस्फोरस ऑक्सीजन फोस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O और ये OH, ये हो गया ट्राइसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। 6 रखूंगा तो जितने H है उतने ही बेसिक है, OH 3 H है तो ट्राई बेसिक हो गया ही। 6 रखूं तो H6P6O18। अब मैं इसकी मान लो मैंने 6 NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी तो H निकाल लेगा, क्या बन जाएगा Na6P6O18। इसका नाम हो जाएगा सोडियम साइक्लिक हेक्सा मेटा फोस्फेट। इसको हम बोलते हैं कैलगोन, जो कि वाटर सॉफ्टिंग में, जल के मर्दीकरण में काम में आता है। इसका नाम है कैलगोन, सोडियम साइक्लिक हेक्सा मेटाफॉस्फेट। डाइसाइक्लिक बोल सकते हो या साइक्लिक डाई मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हो। स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब जैसे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो 4 की रिंग बनेगी, तो 4 की रिंग बना दो ना यार। ये लो, फोस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O और ये OH। ये फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड की हमने बात की। अब हम इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके एनसीईआरटी में है, इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। तो हम इन फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनकी बात करेंगे। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसको भी हम समझेंगे। तो और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इजी है, आप इसमें थोड़ा सा भी ज्यादा स्ट्रेस ना लें। एक सिंपल सा कंसेप्ट से मैं आपको याद करवाऊंगा, याद हो जाएगा। ठीक है, करे बात। अब देखो बनाने की विधियां। इनकी बनाने की विधियां बहुत सिंपल सी प्रोसेस से होती है। और बनाने की विधियों की हम बात करें तो एक सिंपल प्रोसेस है। देखो P4 यदि व्हाइट लिया है और P4 यदि रेड लिया है, फोस्फोरस व्हाइट फोस्फोरस लिया या रेड फोस्फोरस लिया, अगर व्हाइट फोस्फोरस पे एल्कली डालोगे मतलब क्षार या बेस डालोगे तो हाइपो फोस्फोरस बन जाएगा। और यदि रेड फोस्फोरस पे एल्कली या फिर बेस डालोगे क्षार तो हाइपो फोस्फोरिक बन जाएगा। ये तो है H4P2O6, ये है H3PO2। बोलो दोनों क्लियर, 2 बना दिए। अब देखो यदि PCl5 या P4O10 +5 है, यहां भी +5 है, इसका जल अपघटन करवाओगे ना तब तो बनेगा इतनी ही ऑक्सीकरण अवस्था का एसिड +5। तो ये बन गया ऑर्थोफॉस्फोरिक बन गया। क्या ऑर्थोफॉस्फोरिक। PCl3
या P4O6 ये +3 का है, इसका जल अपघटन करवाओगे तो बन जाएगा, ये तो H3PO4 बना और यहां H3PO3 +3 का बना, ऑर्थोफॉस्फोरस। क्लियर? तो जल अपघटन जो जिस ऑक्सीकरण अवस्था का करवाया उसी का बन गया। तो 4 एसिड में बनाना बता चुका हूं। अगर आप H3PO4 को इसके 2 मोल ले लो और इसको हीट कर दो तो H2 बाहर हो जाएगा, बन जाएगा H4P2O7। तो ये बन गया आपके पास पायरो फॉस्फोरिक एसिड। और यदि PCl3 और H3PO3 इन दोनों को मिला के अगर हीट करोगे तो बनेगा आपके पास H4P2O5, ये पायरोफॉस्फोरस। अब रह गए अपने पास मेटा। तो मेटा बनाने का मेथड क्या है? H3PO3 Br2 बंद नलिका, इसमें गर्म करोगे तो बनेगा HPO3N मेटा फॉस्फोरिक, क्योंकि Br2 पहले इसको ऑक्सीकरण करेगा, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण करके इसको H3PO4 में लेके जाएगा, फिर H3PO4 में से वाटर का निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। Br2 बंद नलिका में और भी बना सकते हैं अपन। 4HNO3 की रिएक्शन P4O10 से करवाऊं तो ये वाटर निकालता है, फॉस्फोरस के ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाले होते हैं, निर्जलीकरण करते हैं, तो इसमें से H2O निकालेगा तो उधर तो बन जाएगा 2N2O5 और वो जल इसका जल अपघटन कर देगा, 2 ही मोल उधर से आए तो बन जाएगा 4HPO3। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये बनाने के मेथड हो गए, सारे बना लिए हमने। उसके बाद कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट एक नोट भी देना है आपको। ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जहां टेबल इनकी दी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोट लगा के एक लाइन लिखाता हूं, उसको देखें। अस श्रेणी के अम्ल, अस श्रेणी के अम्ल या पीएच बंद रखने वाले अम्ल की अपचायिक प्रवृत्ति होती है। और ये Ag+ या AgNO3 एक्वस को Ag में अपचयित कर देते हैं, वह पीएच बॉन्ड POH बंद में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो, अस श्रेणी के जितने भी अम्ल हैं या पीएच बंद रखने वाले अम्ल की, अस सीरीज है तो पीएच बंद है, अम्ल की अपचायिक प्रवृत्ति होती है और ये Ag+ और AgNO3 को Ag में अपचयित कर देते हैं, वह पीएच बॉन्ड POH बॉन्ड में ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि पीएच बॉन्ड है ना, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा POH में, और Ag+ है ना,
वो चला जाएगा Ag और ये ब्लैक PPT बन जाएगी। कैसे होगा देखो आप इधर, जैसे मैंने लिया H3PO3 और इसकी रिएक्शन कराई मैंने एक्वस AgNO3 और ये एक्वस, तो यहां Ag प्लस है, रिएक्शन होगी ना, तो वो H3PO3 तो ये है POH OH और ये PH, जो ये PH बॉन्ड है ना, ये तो किसमें बदल जाएगा POH बॉन्ड में, तो क्या बन जाएगा H3PO4 और साइड में क्या बन जाएगा HNO3 और साइड में आ जाएगा Ag और ये PPT। ऐसे में लूं H3PO2, इसमें दो PH बॉन्ड है, AgNO3 और ये एक्सेस आदि के में लिया, तो ये H3PO4 में चले जाएंगे दोनों PH बॉन्ड और इधर क्या बन जाएगा Ag बन जाएगा और साइड में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इसको भी आप पढ़े। तो ये बात थी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की, और अब हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ये भी बहुत इजी से है, कोई बहुत ज्यादा इनमें कोई है नहीं, इजी से ऑक्सी एसिड है ये भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सल्फर के ऑक्सी अम्ल, सल्फर के ऑक्सी अम्ल की बात करते हैं। तो सल्फर का मेन ऑक्सी एसिड क्या होता है, दो वे से चलेंगे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं, आपको इस ढंग से याद रखना है। देखो इधर दो एसिड लेके चलेंगे, एक हम बात करेंगे H2SO3 प्लस 4 का है, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। और एक चीज और लिख देता हूं, सल्फर के सभी ऑक्सी एसिड द्विक्षारीय होते हैं, ये डायरेक्ट आप लाइन ध्यान रखें, सल्फर के सभी ऑक्सी अम्ल द्विक्षारीय होते हैं, ये लाइन आप ऑलरेडी ध्यान रखें। तो ये सल्फर का ऑक्सी एसिड जो बेसिक एसिड है H2SO3 और तो लगेगा नहीं, S सीरीज का है, अप टू +4 S सीरीज हमें लगानी है। स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी S डबल बॉन्ड OH और OH। अब दो H2SO3, 2H2SO3 और इसमें से H2 बाहर निकालूं तो क्या बनने वाला है H2S2O5, इसका नाम क्या हो जाएगा पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एक इधर मैं टेबल भी चला देता हूं साथ के साथ, ये भी आपके काम में आएगी। मैं लिखूंगा H2S2O2, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनकी बात करूंगा मैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फर सल्फर बंध प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो इसको कैसे बनाना है, इसके दो रूप लेने हैं। यहां पे आपको क्या करना है, ये OH H डबल बॉन्ड OH, इसका टोटोमेरिक फॉर्म चला हुआ भी एक ये बनेगा HS डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O और ये OH, और यहां से ये H2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ऐसे H2 बाहर करना है। तो यहां बन जाएगा OH S डबल बॉन्ड O और ये S डबल बॉन्ड O OH और ये OH। ठीक है, ये वाला आपके पास बन जाएगा, क्योंकि इसकी दूसरी फॉर्म ये भी होती है, ये यहां से यहां इसके पास लोन पेयर है, तो ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH और ये H यहां चला गया, ये H, बट स्टेबल ये वाली होती है, तो उसी को करना। बट इन दोनों को मिला के H2 बाहर किया मैंने, ये ध्यान रखना आपको, या तो डायरेक्ट याद रखो भैया बात ये सी है सीधी सी, या फिर ऐसे आप इसको ध्यान रखें।
अब इसमें से मैं क्या करता हूं, ये H2 डबल बॉन्ड O, सॉरी, अब इसमें से ऑक्सीजन और कम कर देता हूं, तो ये वाली ऑक्सीजन मैंने हटा दी, तो बनेगा H2H2O4। तो यहां ऑक्सीकरण अवस्था देखोगे ना, तो ये 1 2 3 ये +4 में है, और ये वाला 2 2 1 5 ये +5 में है। ठीक है, ये अच्छा ये +3 में है और ये +5 में, तो एवरेज ऑक्सीकरण अवस्था +4 ही आने वाली है यहां भी। तो ये ऑक्सीजन और हटा दोगे तो ये चला जाएगा S डबल बॉन्ड OH, S डबल बॉन्ड OH, ये भी +3 में और ये भी +3 में। इसका नाम होगा डाई थायोनस एसिड, इसका नाम होगा डाई थायोनस एसिड। सल्फर सल्फर लिंकेज है, थायोनस अस सीरीज का है +3। तो यहां पे देखो H2H2O4 ये रहा, सल्फर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था सेम, दो सल्फर है, दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था समान है, सल्फर सल्फर लिंकेज, तो यहां लिख दूंगा प्रेजेंट, उपस्थित है। H2H2O5 में समान है या डिफरेंट है, तो डिफरेंट ऑक्सीकरण अवस्था है, एक +3 में एक +5 में, सल्फर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट है, तो यहां लिख दूंगा प्रेजेंट। ये तो अस सीरीज। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से ऑक्सीजन को हटाता हूं और उसकी जगह सल्फर ऐड कर देता हूं। तो ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाते हैं, तो थायो लगाते हैं हम पहले, तो यहां क्या बनेगा H2H2O2, इसका नाम होगा थायो सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फ्यूरस एसिड, और इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी S, उस ऑक्सीजन को हटा दो डबल बॉन्ड वाली को, इसको हटा दो इसको, और इसकी जगह सल्फर लगा दो, तो S डबल बॉन्ड O और ये OH और ये OH, यहां क्या लगाना है सल्फर। तो ये तो है +4 में और ये है -2 में, क्योंकि ऊपर वाली sp2 है, नीचे वाली sp3 है, संकरण में अंतर है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, विद्युत ऋणता में भी क्या आएगा, अंतर आएगा। तो +4 और -2, तो H2H2O8 डिफरेंट, सल्फर सल्फर लिंकेज क्या हुआ प्रेजेंट। अब दूसरा एसिड इसका बनता है, वो बनता है H2SO4 +6 का है, और ये एसिड होता है ये वाला, ठीक है। अब इसमें मैं ऑक्सीजन को हटाऊं और यहां सल्फर ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा H2H2O3, स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड OH OH और डबल बॉन्ड O, ये वाला बन गया। तो इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2H2O3, तो यहां ये +6 में है और ये -2 में है, ऑक्सीकरण अवस्था में अब भी डिफरेंट है। तो H2H2O3 डिफरेंट और सल्फर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट। अब मैं क्या करता हूं, 2H2SO4 लेता हूं और इसमें से H2O बाहर करता हूं, तो बनेगा H2H2O7। कैसे किया, OH डबल बॉन्ड OH, ये OH डबल बॉन्ड O और ये OH, और ये H2O बाहर कर दिया, तो H2H2O7 की स्ट्रक्चर आ गई OH डबल बॉन्ड O, ये OH डबल बॉन्ड O और ये OH। इसको बोलूंगा डाई सल्फ्यूरिक एसिड या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ओलियम भी इसको हम बोलते हैं। सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था अब भी कितनी है, इसकी भी कितनी है +6 है, इसकी भी कितनी है +6 है, बट सल्फर सल्फर लिंकेज नहीं है H2H2O7, यहां तो सल्फर सल्फर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है डिफरेंट सेम, बट ये वाला क्या है एब्सेंट, सल्फर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, इसमें SOS लिंकेज प्रेजेंट है। अब मैं जैसे ही इसका ऑक्सीजन हटाता हूं, इस ऑक्सीजन को हटा के यहां पे सल्फर लगाता हूं, तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है OHS डबल बॉन्ड O और ये S और ये N,
H डबल बॉन्ड O और ये OH, इसको बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड। अब देखना, अगर N की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये तो गायब हो गया, क्या बना H2H2O6, सल्फर सल्फर लिंकेज कितने आए, सल्फर सल्फर लिंकेज वो आया 1, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा, 2 सल्फर है तो डाई थायोनिक एसिड, डाई थायोनिक एसिड। अगर मैं N की वैल्यू 1 रखता हूं तो H2S3O6 हो जाएगा। सल्फर सल्फर लिंकेज कैसे निकालते हैं ये भी देख लें। नंबर ऑफ सल्फर 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 लिंकेज इन पॉलीथायोनिक एसिड, इसमें सल्फर सल्फर लिंकेज कैसे, तो इसका मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, यहां कैसे निकालते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ सल्फर -1, नंबर ऑफ सल्फर -1 ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप निकाल सकते हो N+1। देख लो, N की वैल्यू 0 थी, 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, सल्फर में से आप कर दोगे तो ये भी आ जाएगा, इसको आप लगा सकते हो। यहां लगाओगे तो सल्फर सल्फर लिंकेज N+1, N की वैल्यू 1 तो 2, या सल्फर -1 तो 3 में से 1 गया तो 2, तो 3 हो गए, तो ट्राई थायोनिक एसिड। N की वैल्यू 2 लूंगा, H2S4O6 ये हो जाएगी 3, और टेट्रा थायोनिक एसिड। तो यहां H2H2O6 से N की वैल्यू ये वाला आया है। सल्फर सल्फर लिंकेज सेम ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था सब में सेम रहेगी, सेम सल्फर सल्फर लिंकेज परसेंट। तो एक ये सीरीज भी बन गई है, साथ में मैंने ऑक्सी एसिड भी बता दिया। सिंपल कंसेप्ट, वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखिए और समझे कि मैंने कैसे किया है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सल्फर के कुछ और ऑक्सी एसिड की। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड बड़ा डिफिकल्ट सी साफ हो रहा है, एनवायरमेंट ही ऐसा है, तो थोड़ा कोऑपरेट करके चलें। तो अब हम बात करते हैं परोक्सी लिंकेज युक्त सल्फर के ऑक्सी अम्ल। परोक्सी लिंकेज युक्त सल्फर के ऑक्सी अम्ल, तो ये 2 हैं। देखो, एक तो है परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में परोक्सी लिंकेज बनाना है तो H2SO4 में ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो बन जाएगा H2SO5, H2H2O7 डाई सल्फ्यूरिक एसिड बताया है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो बन जाएगा H2H2O8। इसका दूसरा नाम है मार्शल अम्ल, इसका नाम है केरोज अम्ल, दूसरा नाम। स्ट्रक्चर H2SO5 देखो, H डबल बॉन्ड OH OH, ये मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें परोक्सी लिंकेज बना दो ऑक्सीजन, तो ये परोक्सी लिंकेज आ गया।
ऐसे ही H2H2O7 OH डबल बॉन्ड O, ये OH डबल बॉन्ड O और ये OH, ये डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, यहां पर ऑक्सी लिंकेज बना दो, ये लो। तो H2H2O8 मैंने यहां टेबल में लास्ट में लिखा हुआ था, उसमें सल्फर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीकरण अवस्था सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज इनमें दोनों में प्रेजेंट है। ये बोथ है, दोनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब परोक्सी बंध उपस्थित है। ये सल्फर के ऑक्सी एसिड हो गए। ठीक है, सारे बता दिए, पूरी डिटेल से बता दिए हैं, स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में सबकी दी हुई है, मैंने आपको पूरे बनाने के मेथड याद कैसे करना है ये भी बता दिया है। अब हम बात करते हैं हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल। अब हम बात करते हैं हैलोजन के ऑक्सी अम्ल की, हम बात करते हैं तो हैलोजन के ऑक्सी अम्ल हम अगर देखें तो हैलोजन के ऑक्सी अम्ल हमारे पास कौन से हैं, देखें F2Cl2 Br2 I2 +1 +3 +5 +7, ये तो कौन सी हो गई अस, और ये कौन सी हो गई इक, क्योंकि +3 तक अस बोला है और बाकी इक बोला है। तो फ्लोरीन तो केवल एक बनाता है HOF, जिसमें भी फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या होती है -1 होती है, ध्यान रखना, फ्लोरीन कभी भी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है। बाकी ये HOCl भी बनाएगा, ये HOBr बनाएगा और ये HOI बनाएगा। ये ऑक्सी अम्ल हो गए इनके +1 में। तो +1 वाले ऑक्सी अम्ल को मैं क्या बोलूंगा, अस की निम्नतम है तो हाइपोहेलस एसिड, क्या बोल दूंगा हाइपोहेलस एसिड। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, हैलोजन, ये OH, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। ठीक है, फिर इसके बाद बात करता हूं तो +3 में ये नहीं बनाता, +5 में नहीं बनाता, +7 में नहीं बनाता, ये बनाता है तीनों में HClO2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है OHClO, ऐसे भी लिख सकता है, ध्यान रखना HClO3 HClO4। तो HClO3 को ऐसे लिख सकता है OHClO2, इसको लिख सकता है OHClO3, ये ध्यान रखना एक ही बात है। HO +3 में ये नहीं बनाता, ये नहीं बनता, ये +5 में बनाता है HBrO3, ये भी बनाता है HiO3, ये बनाता है HiO3 और ये HBrO4 और HiO4। इसकी स्ट्रक्चर बोले तो इसकी हैलोजन डबल बॉन्ड O, ये OH, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। इसकी स्ट्रक्चर बोले हैलोजन डबल बॉन्ड O और ये OH, ये लोन पेयर। इसकी स्ट्रक्चर बोले हैलोजन डबल बॉन्ड O और ये OH। sp3 अब ये अस का है तो इसको बोलूंगा हेलस, इसको बोलूंगा हेलिक और इसको बोलूंगा पर हेलिक, ये इनके नाम हो गए। अब इसमें कुछ थोड़ा सा दे बताऊं, HOF HOCl HOBr HOI, इधर से इधर जाऊंगा तो अम्लीयता कम हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, बट अगर ऐसे जाऊं HClO HClO2 HClO3 HClO4, तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, यहां बढ़ जाएगी। तो नीचे वाले में अम्लीयता बढ़ेगी और ऊपर वाले में अम्लीयता कम होगी, क्योंकि -I कम हो रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था तो सेम है, यहां ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। और ध्यान रखना हैलोजन के ऑक्सी अम्ल सभी एकल क्षारीय है, सभी क्या है एकल क्षारीय है। और एक चीज और लाइन लिखा देता हूं, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल लवण रूप में या जलीय विलयन में
ही स्थायी होते हैं। ये ध्यान रखना, हेलोजन के ऑक्सीजन अम्ल या तो लवणीय रूप में जैसे HOCl का लवण क्या बनेगा O-Cl, तो जैसे NaOCl इसका लवणीय रूप हो गया, या फिर ये जलीय विलयन में ही स्थायी होते हैं, अदरवाइज ये स्थायी नहीं होते हैं। ये बात पी ब्लॉक के सारे ऑक्सीजन अम्ल को हमने लपेटे में ले लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनका हीटिंग इफेक्ट और नॉन मेटल की H2 के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन, फिर हम देखेंगे जल अपघटन। ओके, थैंक यू।